हाँ, इस कार्ड से हम पैसे निकाल लेते हैं, तकरीबन 5-6 लाख। आर यू सीरियस? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा कि तुम इस वक्त काफी मुश्किलों से गुजर रही हो और तुम्हारा भाई तुम्हें इस हालत में देख नहीं सकता, ये तो तुम जानती हो। इसलिए पीयूष ने सोचा कि हम जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, हमारे साथ साथ तुम भी उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके थोड़ी बहुत पॉकेट मनी निकाल लो। मगर पॉकेट मनी निकलने का ये मतलब नहीं कि तुम हमारे मुंह पर इस तरह से चिल्लर फेंको। आखिर तुम लड़का क्यों बनना चाहती हो? पिंकी ने अपने होठों को दबाते हुए आर्यन के सवाल का जवाब दिया। क्योंकि मेरी माँ कहती है काश मैं लड़का होती, मैं बस अपनी मम्मी को खुश देखना चाहती हूँ। ये कहते हुए पिंकी उदास होकर वहाँ से चली गई। कुछ देर में स्कूल का दिन खत्म हुआ। गेट पर श्रेया आर्यन को पिक करने आई थी। कार में बैठते ही आर्यन ने बहाना बनाते हुए श्रेया से कहा, वो मैं अपने कुछ किताबें बलबीर सर की एकेडमी में भूल गया हूँ, मेरा मतलब है भूल गई हूँ। आर्यन की इस बात पर हंसते हुए श्रेया ने कहा, आज सुबह से हो क्या गया है तुम्हें? किताबें भूल गई वो तो ठीक है, तुम ये भी भूल गई कि तुम एक लड़की हो। ठीक है, घर चलने से पहले हम पहले बलबीर सर की एकेडमी जाएंगे। बलबीर सर की एकेडमी में पहुंचने के बाद कार के रुकते ही आर्यन जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर अंदर की ओर दौड़ गया। तभी श्रेया ने देखा ठीक उसके बगल में एक कार आकर रुकी। कार से उतरकर रोहित बलबीर सर की एकेडमी के अंदर जाने लगा। जैसे ही रोहित एकेडमी के वेटिंग एरिया की ओर पहुँचा, उसने देखा कि लगभग आर्यन जैसा दिखता हुआ एक बच्चा दौड़कर उसकी ओर आ रहा था। मगर वो ये जानकर हैरान हो गया कि उस बच्चे ने एक लड़की का स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। रोहित ने अचानक उस बच्चे को दोनों कंधों से पकड़कर हैरान होते हुए पूछा, आर्यन तुम? रोहित के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आर्यन के इस बर्ताव का वो क्या करे। उसका बेटा अभी अभी उसके सामने लड़की के कपड़े पहनकर आया था। श्रेया, जो अभी भी कार में बैठी रिया के वापस आने का इंतजार कर रही थी, रोहित को देखकर चौंक गई। रोहित की बाहों में रिया को देखकर श्रेया दंग रह गई। वो जब अपनी इस शौक से बाहर आई, जल्दी से कार से उतरकर रोहित पर चिल्लाने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? रुको वहाँ पर, रुक जाइए मैं कहती हूँ। अपनी कार की ओर आगे बढ़ रहा रोहित अचानक रुक गया और हैरानी से श्रेया की ओर देखने लगा। श्रेया किसी तरह रोहित तक पहुंचकर रिया को रोहित से छीनकर अपने पास वापस लेना चाहती थी। तेजी से अपने कदम रोहित की ओर बढ़ाते हुए श्रेया ने कहा, किसी बच्ची को इस तरह तुम किडनैप कैसे कर सकते हो? तुम जैसे लोगों को कानून का डर ही नहीं है। तभी अचानक आर्यन ने जोर से रोहित को कहा, क्या हुआ डैडी? ये आंटी इस तरह क्यों चिल्ला रही है? ये सुनकर श्रेया हैरान रह गई। श्रेया को लग रहा था कि आखिर क्यों रिया इस आदमी को डैडी कह रही है। अचानक ही श्रेया को इस बात का एहसास हुआ कि जब उसने अनिका से कुछ दिनों पहले बात की थी, तब अनिका ने श्रेया से ये कहा था कि उसे उसका खोया हुआ बेटा मिल गया है। ये सब सोचते हुए अचानक ही श्रेया का ध्यान एकेडमी की मेन एंट्रेंस पर पड़ा, जहाँ पर उसने देखा कि नन्ही रिया लड़कों के कपड़ों में दरवाजे के पीछे छुपकर उसे कुछ इशारा कर रही थी। ये सब देखकर श्रेया पूरी तरह से हैरान रह गई थी। मगर अपनी हैरानी से बाहर निकलते हुए श्रेया ने अटकती हुई आवाज में रोहित से कहा, सॉरी, मेरा मतलब है कि शायद मैंने आप दोनों को कोई और समझ लिया और इसीलिए अचानक ही मैं वो सब कुछ बोलने लगी जो शायद मुझे। आर्यन को कार में बैठाते हुए रोहित गुस्से से श्रेया की ओर देखने लगा और बिना कुछ कहे खुद भी कार के अंदर बैठकर वहाँ से चला गया। उन दोनों के जाने के बाद रिया दौड़कर बाहर आई और श्रेया से कहने लगी, छोटी मम्मी, आज तो मुझे लगा था कि हमारा भांडा जरूर फूट जाएगा। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। श्रेया फटी हुई आंखों से बस रिया को देखे जा रही थी। रिया ने अपनी छोटी मम्मी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाते हुए कहा, आप गाड़ी के अंदर बैठिए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। रास्ते में नन्ही रिया ने अपनी छोटी मम्मी श्रेया अय्यर को आर्यन और रिया के बीच चल रही इस अदला बदली के बारे में सब कुछ बता दिया। श्रेया अय्यर समझ नहीं पा रही थी कि इतने छोटे बच्चों में इतनी हिम्मत और इतनी अकल आई कहाँ से। श्रेया बड़ी मुश्किल से अपना ध्यान ड्राइविंग पर रख पा रही थी। तभी श्रेया के कंधे पर रिया ने अपना नन्हा सा हाथ रखकर कहा, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे पता है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को जरूर मानेंगी और मुझे ये भी पता है कि आप अपनी नन्ही सी रिया को मम्मा के हाथों पिटते हुए भी नहीं देख सकेंगी, क्योंकि आप दुनिया की सबसे प्यारी छोटी मम्मी हैं, है ना? मुस्कुराती हुई श्रेया ने रिया का नाक दबाते हुए कहा, अब इस तरह तुम अपनी छोटी मम्मी को मनाओगी तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो मुझे तुम्हारी बात मानने से रोक सके। थोड़ी देर में श्रेया और रिया मल्होत्रा हाउस पहुँच गए। जैसे ही वो लोग बंगले के गेट के अंदर आकर गाड़ी पार्क करने लगे, उन्होंने देखा कि गार्डन में झूले पर अनिका बैठी थी। जैसे ही रिया अनिका के पास दौड़कर आने लगी, अनिका ने रिया को देखते ही कहा, रिया, तुम्हारी स्कूल टीचर ने अभी अभी फोन किया था। मम्मा, वो मैं आपको। इससे पहले कि रिया अनिका को सॉरी कह पाती, अनिका ने अपने दोनों हाथों से रिया के कंधे पकड़ लिए और कहा, तुम्हारी टीचर तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। आखिर क्या जादू कर दिया है तुमने अपनी टीचरों पर जो तुम्हारी इतनी तारीफ की जा रही है स्कूल में? अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए रिया ने अपनी माँ से कहा, क्या करूँ, आपने बेटी ही ऐसी पैदा
लड़की है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तो आपको इन सब बातों पर प्राउड फील नहीं होना चाहिए। जैसे ही रिया बंगले तक पहुंची, अनिका ने फिर से उसे रोकते हुए कहा, और हाँ, तुम्हारी स्कूल की टीचरों ने ये भी कहा है कि मेहरबानी करके आपकी बेटी से कहिए कि स्कूल के बच्चों में कोई अंधविश्वास न फैलाए कि कोई लड़का जब चाहे तब लड़की बन सकता है। तुम्हारी स्कूल के किसी यश नाम के लड़के ने आज ऐसी कोशिश की थी, आज तो किसी तरह वो बच गया, मगर आइंदा मेहरबानी करके आपकी बेटी से कहिएगा कि ऐसा कोई अंधविश्वास स्कूल के बच्चों में न फैलाए। अनिका की ये बात सुनकर रिया तुरंत पलट कर कहने लगी, वो तो एक बेवकूफ लड़का है, सिर्फ शरीर से बड़ा है पर दिमाग से अभी भी वो छोटा बच्चा है, ऐसी बात पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। गुलेरिया हाउस। वहाँ करण गुलेरिया के घर पर यश के पापा सिद्धार्थ गुलेरिया यश को डांटते हुए कह रहे थे, कोई लड़का कभी लड़की कैसे बन सकता है, वो भी इस तरह। अगर आगे से तुमने ऐसी कोई बकवास पर यकीन किया या दोबारा से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो इतना याद रखना, तुम्हें इतनी दूर किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा कि तुम यहाँ अपने परिवार वालों से बात करने को तरस जाओगे। मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल के सब बच्चे जानते हैं, आप चाहो तो पिंकी से पूछ लो, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है आपको तो पूछो पिंकी से, मैं सच कह रहा हूँ या नहीं। यश के मुँह से ये बात निकलते ही यश पर गुस्सा कर रहे सिद्धार्थ ने बीच हवा में ही अपना हाथ रोक लिया और सोफे पर बैठे अपने भाई आकाश गुलेरिया की ओर देखा। आकाश ने अपने हाथों में नन्ही सी पिंकी को पकड़ रखा था। जब आकाश ने यश की बात सुनी तो पिंकी की पीठ पर हाथ घुमाते हुए आकाश गुलेरिया ने पिंकी से पूछा, बेटा क्या ये सही कह रहा है? अपनी आंखों को झुकाकर पिंकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। पिंकी का जवाब मिलते ही आकाश हैरान हो गया। आकाश ने पिंकी से फिर से धीमी आवाज में पूछा, क्या आपने रिया को बाथरूम में देखा था? इस बार पिंकी ने ना में अपना सर हिलाया। पिंकी का ये जवाब मिलते ही आकाश को एक बात का यकीन हो गया कि जरूर इन बच्चों को किसी बात की गलतफहमी हो गई है। जैसे ही पिंकी को हाथ में लेकर आकाश सोफे पर से खड़ा हुआ, पिंकी ने धीमी आवाज में आकाश गुलेरिया के कान में कहा, मगर मुझे पता है कि रिया बॉयज टॉयलेट में गई थी। आकाश ने अपनी आवाज ऊंची ही रखते हुए नताशा से पूछा, तुम मेरी बेटी के दिमाग में ये बात क्यों डालना चाहती हो कि उसे एक लड़का बनना चाहिए? मुझे जवाब चाहिए। आकाश, हमारी सगाई को इतने साल बीत चुके हैं, मगर तुम अब तक मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को राजी ही नहीं हो रहे हो। क्या ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि पिंकी एक लड़की है? एक बात हमेशा याद रखना, पिंकी मेरी बेटी है और तुम उसे इस तरह से ब्रेन वॉश नहीं कर सकती। कबर्ड का एक दरवाजा जो खुला था उसे जोर से धकेलते हुए आकाश नताशा के रूम से बाहर निकल गया। वहाँ मल्होत्रा हाउस में अनिका के इंटरोगेशन से बचने के बाद रिया अपने कमरे में बैठकर मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ने लगी। उसे पता था कि उसके लिए ये आने वाले कुछ दिन बहुत टफ गुजरने वाले थे, क्योंकि ना ही रिया सिर्फ मैथ में कमजोर थी, मगर उसे मैथ में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था। इसलिए मैथमेटिकल ओलंपियाड कंपटीशन में हिस्सा लेना रिया के लिए ठीक वैसा ही था जैसा आर्यन के लिए डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना। लगभग 10 मिनट तक मैथ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद रिया मैथ की किताबों से बातें करने लगी। रिया ने अपनी किताबों से कहा, हाँ, अब आप लोगों को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि आपको देख देख कर मेरे सर में दर्द होने लगा है। राइट नाउ इट्स टाइम फॉर लाइव स्ट्रीम। मैं अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म करूंगी, फिर वापस आपके पास आकर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। किताबों को एक तरफ रखते हुए रिया ने अपना मोबाइल फोन उठाया और लाइव स्ट्रीम ऐप में लॉग ऑन किया। जैसे ही रिया ने उस ऐप में लॉगिन किया, एक बड़ा सा पॉपअप उसकी स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। लिटिल एंजल वर्सेस काइंड ह्यूमन। अलग अलग रंगों में लाइव स्ट्रीम पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्लैश होने लगे। कमेंट सेक्शन में लोगों की कमेंट्स आना भी शुरू हो गई थी। इस कंपटीशन में रिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। हालांकि रिया के फैन पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़ गए थे और उसके नंबर 1 फैन उसके फैन नानू ने रिया की सपोर्ट में काफी टोकन भी भेजे थे। मगर फिलहाल रिया ने जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वालों का देश और दुनिया भर से लाखों की संख्या में फैन बेस था। फैन के मामले में रिया इन सब से काफी पीछे थी। वहाँ इस लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी के सुपरवाइजर इस फेस ऑफ कंपटीशन के इंचार्ज से चैट कर रहा था। सुपरवाइजर ने इंचार्ज से पूछा, इस साल की हमारी कंपटीशन कैसी चल रही है? क्या कोई नया इंटरेस्टिंग धमाकेदार टॉपिक मिला है हमें, जिससे इस साल हम अपने इवेंट को और ज्यादा बड़ा कर सकें? इंचार्ज ने रिप्लाई देते हुए कहा, इस बार भी हर साल की तरह बड़े बड़े लाइव स्ट्रीमर्स हमारी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, मगर इस बार मेरी सबसे ज्यादा होप जिस पार्टिसिपेंट से है, उस पार्टिसिपेंट का लॉगिन आईडी नाम है लिटिल एंजल। इंचार्ज की कमेंट पढ़कर सुपरवाइजर हैरान हो गया। उसने जब चेक किया कि इस लिटिल एंजल की फैन लिस्ट में सिर्फ 2 लाख फैन थे, तो सुपरवाइजर डिसअपॉइंट हो गया कि लिटिल एंजल के अब तक सिर्फ 2 लाख फैन हुए थे।
उसने अपने इंचार्ज पर हंसते हुए कहा, 2 लाख फैन से क्या होने वाला है? हमारे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर 2 लाख वाले कम से कम 20 लाख आईडी होंगे। हमें चाहिए कोई बड़ा धमाका जिसके फैन लिस्ट में करोड़ों फैंस हों। सुपरवाइजर की इस बात का जवाब लिखते हुए इंचार्ज ने कहा, मगर सर, ये एक 5 साल की बच्ची है। सर, अगर हम इस लिटिल एंजल को हमारी वेबसाइट पर प्रमोट करें तो ये लिटिल एंजल काफी फैन फॉलोइंग अट्रैक्ट कर सकती है पूरी दुनिया से। इंचार्ज की ये बात सुनकर सुपरवाइजर ने उसे फटकार लगाते हुए कहा, तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे थे अब तक? अरे, इस चीज की बहुत ज्यादा हाइप करो। हर जगह लिटिल एंजल को प्रमोट करो, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर हमारे गेमिंग प्लेटफॉर्म। हर जगह इस बात को बड़े बड़े अक्षर में लिखो। चाहिए तो ये वीडियो अपलोड करो। कुछ भी करके इस लिटिल एंजल की फैन फॉलोइंग बढ़ाओ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में कितना बड़ा खजाना लगा है। तुम्हारे रिसर्च की दाद देता हूँ। ये लड़की सचमुच एक करिश्मा है। हो सकता है कि आगे चलकर ये लड़की इंटरनेट गेमिंग दुनिया की एक सेंसेशनल सुपरस्टार बन जाए। मगर एक बात है, हमारे पास इस बच्चे का जो फोटोग्राफ है वो काफी ब्लर है। इस बच्चे का कोई अच्छा सा फोटो ढूंढने की कोशिश करो। हम लिटिल एंजल को इस बार हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज में जरूर यूज करेंगे। इससे उसकी पॉपुलैरिटी पूरे देश में काफी बढ़ जाएगी। वहां रिया अपनी गेम खेलने में मस्त थी। सुपरवाइजर और इंचार्ज की बातों से बिल्कुल अनजान अपने आज के दिन के 2 टाइटल जीत चुकी थी। 2 टाइटल जीतने के बाद रिया ने अपनी लाइव स्ट्रीम एंड कर दी। लाइव से लॉग आउट करने के बाद रिया आज बेहद खुश थी। मगर जैसे ही उसकी नजर टेबल पर पड़ी मैथ की वर्कशीट पर पड़ी, अचानक ही रिया के चेहरे की चमक फिर से गायब हो गई। वहां नीचे डिनर करने के बाद अनिका अपने बेडरूम की ओर जाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी अनिका ने पीछे से अंजलि मामी की आवाज सुनी। अंजलि मामी किशन मामा से कह रही थी, आपके पास इस वक्त कितने रुपए कैश पड़े हैं? किशन मामा ने अंजलि मामी की बातों का जवाब देते हुए कुछ देर सोचने के बाद कहा, घर में इस वक्त लगभग 4 से 5 लाख कैश पड़े होंगे। मगर क्या हुआ? तुम्हें कितने चाहिए? अंजलि मामी ने कुछ सोचने के बाद किशन मामा से कहा, मुझे कम से कम 8 लाख चाहिए। किशन मामा ने अंजलि मामी की इस बात पर हैरान होते हुए उनसे पूछा, 8 लाख कैश? मगर इतने सारे रुपए तुम्हें क्यों चाहिए, और वो भी अचानक? क्या बात है अंजलि, मुझे बताओ। अंजलि मामी ने थोड़ी झिझक के साथ किशन मामा की बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये कहते हुए अंजलि मामी वहां से चली गईं। जब अनिका ने देखा अंजलि अपने बेडरूम में गई है तो उनका पीछा करते हुए अनिका भी अंजलि मामी के बेडरूम में चली गई। दरवाजे के पास खड़ी अनिका ने अंजलि मामी को अपने कबर्ड से अपनी कुछ ज्वेलरी निकालते हुए देखा। सारी ज्वेलरी को बिस्तर पर रखकर अंजलि मामी उनकी ओर देखकर कुछ सोचने लगी। तभी अंजलि मामी को इस बात का एहसास हुआ कि उनके कमरे में कोई खड़ा है। जैसे ही अंजलि मामी ने मुड़कर देखा, अनिका ने अंजलि मामी की ओर हैरानी से देखकर पूछा, क्या आप ये जेवर बेचने के बारे में सोच रही हैं? पीछे खड़ी अनिका की बात सुनकर अंजलि मामी ने सारे गहनों को फिर से अलमारी में रखते हुए अनिका से कहा, अरे बेटा, ये तो काफी वक्त हो गया था, मैंने अपनी अलमारी अरेंज नहीं की थी, इसलिए सोचा कि आज एक बार अलमारी को फिर से ठीक से अरेंज कर लूं। मामी, आपको पैसों की जरूरत है? अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही अंजलि मामी हैरान होकर अनिका की आंखों में देखने लगी। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद अनिका ने अपनी पर्स से एक एटीएम बैंक कार्ड निकाला और अंजलि मामी के सामने बिस्तर पर रखते हुए कहा, ये लीजिए मामी, आपको जितनी जरूरत हो इस कार्ड से निकलवा लीजिएगा। अनिका के इस जेस्चर को देखते ही अंजलि मामी की आंखें भर आईं। अंजलि मामी ने वो कार्ड अनिका के हाथों में फिर से रखते हुए कहा, तुम हमारी बच्ची हो, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मामी, आप चिंता ना कीजिए, इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और रुपए पड़े हैं, आप इस बैंक के सारे रुपए यूज कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब अनिका ने अंजलि मामी को बहुत फोर्स किया कि वो इस कार्ड में से अपनी जरूरत की रकम निकाल लें, तो थोड़ी देर के बाद अंजलि मामी ने कुछ सोचते हुए वो कार्ड अपने हाथों में लिया और तेज कदमों से अपने बेडरूम से बाहर चली गईं। जैसे ही अंजलि मामी नीचे हॉल में पहुंची, उन्होंने देखा कि मीनाक्षी तिल मिलाकर बंगले के अंदर आ रही थी। घर के अंदर आते ही मीनाक्षी ने अंजलि मामी से पूछा, क्या तुमने वो पैसे रेडी रखे हैं? अंजलि मामी ने अपने हाथों का बैंक कार्ड मीनाक्षी को दिखाते हुए कहा, हाँ, इस कार्ड से हम पैसे निकाल लेते हैं, तकरीबन 5-6 लाख। आर यू सीरियस? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा कि तुम इस वक्त काफी मुश्किलों से गुजर रही हो और तुम्हारा भाई तुम्हें इस हालत में देख नहीं सकता।
ये तो तुम जानती हो। इसलिए पीयूष ने सोचा कि हम जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, हमारे साथ साथ तुम भी उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके थोड़ी बहुत पॉकेट मनी निकाल लो। मगर पॉकेट मनी निकलने का ये मतलब नहीं कि तुम हमारे मुंह पर इस तरह से चिल्लर फेंको। इतने रुपए में तो आजकल एक अच्छी हैंडबैग भी नहीं आती। लगभग गिड़गिड़ाती हुई आवाज में अंजलि मामी ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, तुम तो जानती हो हमारी फैमिली सिचुएशन के बारे में। हम सब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमृत टैबलेट के बाजार में आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारा सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में लग गया है। अमृत टैबलेट बनाने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसी में हमारा सारा पैसा लग गया है। अब जब तक वो दवाई मार्केट में नहीं आती और हमारी कमाई शुरू नहीं होती, तब तक के लिए बस मुझे थोड़ा सा सहारा चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके अगर मैं पैसे कमा सकूं, तो आने वाले कुछ दिनों के लिए मुझे वो पैसे काम आ जाएंगे। इस घर को अगर तुम गिरवी रख देती हो तो अच्छी खासी रकम तुम्हें मिल सकती है, कम से कम 5 करोड़ रुपए। अब सोचो, 5-6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगी तो रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे और उन रिटर्न से तुम अपनी फैमिली का ख्याल भी रख पाओगी। मैं बस इसलिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ ताकि मैं थोड़ी साइड इनकम खड़ी कर सकूँ अपने परिवार के लिए। उसके लिए घर गिरवी रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अगर तुम 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती हो तो कम से कम प्रॉफिट में तुम्हें 1 से 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। मगर तुम हमें क्या ऑफर करना चाहती हो? 6-7 लाख रुपए। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात होगी, कभी सोचा है तुमने? या फिर तुम चाहती हो कि हमारे खानदान की नाक हमारे क्लाइंट के सामने कट जाए? एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, वरना भूल जाओ। अगर ये बात है तो फिर रहने दो, मुझे नहीं करना इन्वेस्टमेंट। जरा देखो अपनी तरफ, तुम रायचंद परिवार का एक हिस्सा थी। मुझे पता है कि तुम्हें बचपन से ही पैसे में रहने का बड़ा शौक था, मगर आज मल्होत्रा खानदान की ये हालत देखकर हमें तो तुम पर तरस आता है। चलो ठीक है, तुम्हारी हैसियत के मुताबिक ही सही, हमें तो तुम्हारी मदद करनी है। कुछ और पैसे मैं अपनी तरफ से जोड़कर तुम्हारे लिए इन्वेस्ट कर दूंगी। इससे पहले कि अंजलि मामी की इंसल्ट करते हुए मीनाक्षी आगे कुछ कहे, अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए मीनाक्षी से कहा, मेरी मामी को तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। अनिका की ये आवाज सुनकर मीनाक्षी और अंजलि मामी दोनों चौंक गए। अंजलि मामी की ओर देखते हुए अनिका ने बिल्कुल धीरे और पोलाइट आवाज में कहा, मामी, अगर आपको साइड इनकम ही कमानी है तो इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। बाहर के लोगों को मदद के लिए बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका की ये बात मीनाक्षी को तीर की तरह चुभ गई थी। अपनी आंखें छोटी करते हुए मीनाक्षी ने अनिका से पूछा, अपनी उम्र के हिसाब से तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। क्या तुम जानती भी हो कि हम किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं? क्या तुमने कभी मेहरा खानदान का नाम सुना है? वही मेहरा खानदान जिसमें सिमरन मेहरा ने शादी की है। मारवा परिवार ने जब रियल एस्टेट बिजनेस में अपना कदम रखा तो उनके साथ साथ मेहरा खानदान भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर अपना बिजनेस रियल एस्टेट में बढ़ाने लगे। अब मेहरा खानदान ने दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा है और हमारे साथ कई ऊंचे खानदान के लोग मेहरा खानदान की इस प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और ये बात तो सभी जानते हैं कि बस कुछ ही वक्त में उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे कम से कम 4 गुना हो जाएंगे। हमारी इन्वेस्टमेंट की रकम पूरे 25 करोड़ है और तुम चाहती हो कि तुम्हारे ये 7-8 लाख लेकर हम मिस्टर मेहरा से कहें कि वो ये पैसे लेकर तुम्हारी मदद करें, तुम्हें कुछ पैसे कमा कर दें। मीनाक्षी की ये बात सुनते ही डरी हुई अंजलि मामी तुरंत मीनाक्षी के पास गयी और उससे कहने लगी, देखो, मेरे पास ये 2 कार्ड हैं। इन 2 कार्ड में से अगर 15-20 लाख भी निकलते हैं तो प्लीज क्या तुम इन पैसों को उस प्रोजेक्ट में लगाकर हमारी कुछ मदद कर सकती हो? मीनाक्षी ने अपनी नजरें नीचे करके उन दोनों कार्ड की ओर देखा और फिर अंजलि मामी से कहा, अब तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर ही लिया है तो नाक भी कटानी होगी, मगर 30 लाख रुपए से एक भी पैसा कम नहीं चलेगा। ये कहकर मीनाक्षी ने अंजलि मामी के पास से उनका और अनिका का बैंक कार्ड अपने हाथ में ले लिया। तभी अचानक अनिका ने दोनों कार्ड मीनाक्षी के हाथ से छीन लिए। अनिका के इस बर्ताव पर गुस्सा होकर मीनाक्षी तिल मिलाकर अनिका की ओर देखने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।